हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी जो स्टडी है उसको स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम आने वाले हैं। अगर आप BA प्रोग्राम कर रहे हैं, सेमेस्टर 4 में हैं, तो आप सभी के एग्ज़ाम कुछ दिनों में होने वाले हैं, यानी कुछ दिनों में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की होने वाली है, जो कि आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है वो पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है, और ये जो पॉलिटिकल है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। इस बुक को मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ, यानी ये पूरी ही बुक मैंने पढ़ा दी है, और अब हम इसके यूनिट के हिसाब से यानी यूनिट वाइज इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, या फिर ये कहूँ जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारी यूनिट 1 और यूनिट 2 का पार्ट B हो चुका है, और अब हम यूनिट 2 का पार्ट C कवर करने वाले हैं। यानी यूनिट 2 का जो पार्ट C है उसमें से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर जो हमारे पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी को कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर बिना देरी करे उनकी स्टार्टिंग करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो कि है शीत युद्ध के बाद उभरती हुई शक्ति यूरोपीय संघ का वर्णन करें। यानी हमने लास्ट वीडियो में ही शीत युद्ध के बारे में बात करी थी कि शीत युद्ध क्या होता है। जो विचारधाराओं में लड़ा जाए वह युद्ध शीत युद्ध कहलाता है, यानी बिना हथियारों की होड़ तो होती है पर उनका प्रयोग नहीं होता। विचारधाराओं में बहुत ज़्यादा होड़ होती है, बहुत ज़्यादा बहस होती है, विचारधाराओं की लड़ाई होती है शीत युद्ध के अंतर्गत। अब शीत युद्ध के बाद की जो स्थिति थी उसमें जो यूरोपीय संघ उभर रहा था उसका वर्णन करना है हमें। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने शीत युद्ध के बारे में चर्चा करी है। अगर नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर उसे चेकआउट कर लेना, ताकि आपको शीत युद्ध और देदांत के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाए, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ही देदांत और शीत युद्ध के ऊपर चर्चा करी थी। चलिए फिर इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें शीत युद्ध के बाद उभरती हुई शक्ति यूरोपीय संघ के ऊपर चर्चा करनी है कि यूरोपीय संघ किस तरह से शीत युद्ध के बाद उभरती हुई एक शक्ति के रूप में सामने आया। शीत युद्ध के बाद वैश्विक राजनीति में कई नई शक्तियां केंद्र उभरे हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र यूरोपीय संघ है। यानी शीत युद्ध के बाद हम बहुत सारे केंद्रीय शक्तियों को उभरते हुए देख सकते हैं, जिनमें से एक यूरोपीय संघ भी है। यूरोपीय संघ की स्थापना, चलिए अब हम देखते हैं यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने एकजुट होकर राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का फैसला किया। इस उद्देश्य से 1957 में रोम संधि पर हस्ताक्षर किए गए और यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई। 1993 में maastricht संधि के साथ EEC का नाम बदलकर यूरोपीय संघ यानी EU कर दिया गया। यानी जो यूरोपीय संघ है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारे सामने आया, जो कि यूरोपीय देशों के द्वारा बनाया गया था, ताकि राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। और जो यूरोपीय संघ है वो 1953 में बनाया गया था रोम संधि के हस्ताक्षर के बाद, और पहले इसका नाम EEC रखा गया, जिसे बाद में बदलकर EU यानी यूरोपीय संघ कर दिया गया था। आई होप आपको यूरोपीय संघ की स्थापना अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे यूरोपीय संघ की विशेषताएं, कि यूरोपीय संघ की क्या क्या विशेषताएं हैं, जिसमें आप पहले लिख सकते हैं आर्थिक शक्ति। यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है, जिसकी GDP सकल घरेलू उत्पाद 2023 में लगभग 17.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी। यानी जो यूरोपीय संघ है वो आर्थिक शक्ति में अब सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला संघ है, जिसमें हम 2023 में इसकी GDP 17.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर देख सकते हैं। अब हम देखेंगे राजनीतिक प्रभाव। यूरोपीय संघ 27 सदस्य देशों का एक समूह है, जिसमें अपनी अपनी राजनीतिक प्रणाली है। यानी यूरोपीय संघ में टोटल 27 देश हैं, जिसकी सभी देशों की अपनी अपनी राजनीतिक प्रणाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये राजनीतिक रूप से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं सांस्कृतिक विविधता। यूरोपीय
संघ में विभिन्न भाषाएं, सांस्कृतिक और परंपराओं वाले लोग रहते हैं। यानी यूरोपीय संघ में हम सांस्कृतिक विविधताओं को देख सकते हैं, भाषाई आधार पर, संस्कृति का आधार पर, परंपराओं के आधार पर। फिर आप लिख सकते हैं नियामक शक्ति। यूरोपीय संघ के पास व्यापार, पर्यावरण, वित्तीय सेवाएं और अन्य क्षेत्रों की कानून बनाने और लागू करने की शक्ति है। यानी यूरोपीय संघ जो है वो शक्ति को अपने पास रखता है, जिसमें वो व्यापार, पर्यावरण, वित्तीय सेवाएं और अन्य बहुत सारे कानून बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वैश्विक प्रभाव। यूरोपीय संघ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और वैश्विक शांति और सुरक्षा में योगदान देता है। यानी जो यूरोपीय संघ है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वैश्विक शांति और सुरक्षा में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूरोपीय संघ की शक्ति का उदय। कि यूरोपीय संघ की जो शक्ति है उसका उदय किस तरह से हुआ, हम आर्थिक एकीकरण के रूप में देख सकते हैं। यूरोपीय संघ ने एक एकल बाजार और एकल मुद्रा बनाया है, जिससे सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाया जा सके। यानी आर्थिक एकीकरण के लिए यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं उन्होंने एक मुद्रा को अपनाया है, ताकि व्यापार में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और सभी लोग व्यापार अच्छे से कर पाएं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं राजनीतिक सहयोग। यूरोपीय संघ ने सदस्य देशों के बीच राजनीतिक सहयोग को मजबूत किया है, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक मजबूती आवाज मिली है। यानी इस संगठन ने राजनीतिक सहयोग को भी बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं विस्तार। यूरोपीय संघ का विस्तार हुआ है, जिसमें कई पूर्वी यूरोपीय देश शामिल हैं। यानी अब इसमें पूर्व के यूरोप के देश भी शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं न्यायिक शांति। यूरोपीय संघ ने कई क्षेत्रों में न्यायिक शांति विकसित की है, जो इसे वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी मानती है। यानी ये शांति स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसने कई क्षेत्रों में शांति स्थापित करने का कार्य भी किया है। अब हम देखेंगे यूरोपीय संघ की चुनौतियां कि यूरोपीय संघ ने किन किन चुनौतियों का सामना किया है। आर्थिक संकट। यूरोपीय संघ ने 2008 में वित्तीय संकट और उसके बाद के संप्रभुत्व ऋण संकट सहित कई आर्थिक चुनौतियों का सामना किया। यानी आप इसमें एग्जाम्पल के रूप में 2008 का जो वित्तीय संकट यूरोपीय संघ ने देखा था उसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं राजनीतिक मतभेद। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच कई राजनीतिक मतभेद हैं, जिससे नीति निर्माण मुश्किल हो सकता है। यानी हम यूरोपीय संघ में बहुत सारे राजनीतिक मतभेद भी देख सकते हैं, जिससे नीति निर्माण में कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं यूरोपीय संघ विरोधी भावनाएं। कुछ यूरोपीय देशों में यूरोपीय संघ के प्रति बढ़ती नाराजगी है, जो यूरोपीय एकीकरण के लिए खतरा पैदा कर रही है। यानी कुछ यूरोपीय देश भी ऐसे हैं, यूरोप के कुछ देश ऐसे हैं जो यूरोपीय संघ के नाराज हैं, यूरोपीय संघ का साथ नहीं देते और वो देश यूरोपीय संघ के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि आप इसका निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यूरोपीय संघ शीत युद्ध के बाद उभरी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति में से एक है। यह आर्थिक रूप से शक्तिशाली, राजनीतिक रूप से प्रभावशाली और वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। यानी यूरोपीय संघ जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरी सबसे महत्वपूर्ण एक शक्ति है, जो आर्थिक रूप से और राजनीतिक और शक्तिशाली प्रभाव डालने वाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यूरोपीय संघ। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यूरोपीय संघ एक गतिशील संस्था है जो लगातार विकसित हो रही है। यह भविष्य में किन चुनौतियों और अवसरों का सामना करेगा यह देखना दिलचस्प होगा। यानी जो यूरोपीय संघ है वो एक प्रगतिशील संस्था है जिसमें लगातार विकास होता जा रहा है और वो बदलती जा रही है और भविष्य में ये और भी ज़्यादा चुनौतियों का सामना और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है। आई होप आपको यूरोपीय संघ के बारे में सारा ही समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन को आप किस तरह से डिफाइन करके लिख सकते हैं ये आपको पता चल गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है हमारा शीत युद्ध के बाद उभरती हुई शक्ति चीन का वर्णन करें। यानी शीत युद्ध के बाद जो उभरती हुई शक्ति थी चीन,
वो किस तरह से चीन उभरती हुई शक्ति के रूप में सामने आया और किस तरह से हम चीन को देख सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं। शीत युद्ध के बाद चीन का सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में उभार हुआ है जिसने उसे विश्व स्तरीय शक्ति बनाया है। इस परिणाम स्वरूप है कि चीन आज एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अखिल विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त कर रहा है, जो उसे भविष्य में आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक मामलों में और भी प्रभावशाली बना रहा है। यानी शीत युद्ध के बाद चीन सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में सामने आया और इसी की वजह से आज वो अखिल विश्वविद्यालय के रूप में पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत हो रहा है और वो कहीं ना कहीं भविष्य में और ज़्यादा आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक मामलों में उभरता हुआ दिखाई देने वाला है। शीत युद्ध के बाद चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को समृद्धि के माध्यम से विकसित किया। यानी चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को समृद्धि के माध्यम से विकसित करने का निर्णय लिया और विकास किया। डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व में चीन ने आर्थिक विस्तार के लिए विभिन्न सुधार किए जिससे उसकी अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हुआ। यानी जो डेंग शियाओपिंग थे उनके नेतृत्व में चीन में आर्थिक विस्तार हुआ, अर्थव्यवस्था की जो नीतियां थी उनमें परिवर्तन हुए जिसकी वजह से वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो तेज़ी से परिवर्तन और तेज़ी से विकास करने लगी। 1978 से 1990 के बीच में चीन की अर्थव्यवस्था में वृद्धि लगभग 9.3% रही। इससे चीन ने आर्थिक मोर्चे पर बड़ा प्रगति किया और उसे एक वैश्विक शांति के रूप में स्थापित कर दिया। यानी कुछ सालों में ही चीन ने 9.3% की वृद्धि कर ली थी और उसने आर्थिक मोर्चे को बढ़ावा दिया और आर्थिक रूप से समृद्ध होने का प्रयास किया। चीन की अर्थव्यवस्था में वृद्धि ने इसे एक आधुनिक और विश्व स्तरीय राष्ट्र के रूप में उभरा है। आज चीन विश्व की सबसे बड़ी वाणिज्यिक शक्ति है और यह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी अहम भूमिका निभा रहा है। यानी चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई चीन को आगे ले जाने में और आज चीन जो है वो सबसे बड़ी वाणिज्यिक शक्ति के रूप में उभरा चुका है। यानी आज चीन जो है सबसे बड़ी वाणिज्यिक शक्ति है और ये विभिन्न संगठनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ भी हमें दिखाई देता है। जैसे कि यूएनओ का चीन जो है स्थायी सदस्य है। चीन की अर्थव्यवस्था अब एक विश्व स्तरीय स्तर पर गठित है और यह दुनिया भर में अपनी व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। यानी आज हम कह सकते हैं दुनिया भर में चीन जो है अपने व्यापारिक संबंधों को बनाने में और उनकी भूमिका निभाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यानी महत्वपूर्ण स्तर पर हम देख सकते हैं चीन को अब विश्व स्तर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं चीन की सामरिक ताकत में भी वृद्धि हुई है। शीत युद्ध के बाद चीन ने अपनी सेना को मजबूत किया और इसे एक अग्रणीय रक्षा शांति बनाया। आज चीन की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और इसके पास परमाणु हथियार भी हैं। चीन की सामरिक शक्ति ने इसे एक प्रमुख राष्ट्र में बदल दिया है और इसने अपने सिर पर गर्व की और मुंह उठा लिया है। यानी हम कह सकते हैं कि चीन ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी जो सैन्य क्षमता है उसको बढ़ाया और आज चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है और इसके पास परमाणु हथियार भी हैं। अब ये गर्व से अपना सर उठा सकता है और ये अगर किसी से नाराज़ हो जाए चीन तो उस पर हमला कर भी सकता है क्योंकि इसके पास परमाणु हथियार हैं और दुनिया की सबसे बड़ी सेना भी चीन के पास है। ठीक है, चीन की राजनीतिक शक्ति भी बढ़ी। यानी अब हम देख सकते हैं चीन की जो राजनीति है सिर्फ सैन्य शक्ति ही नहीं बढ़ी, उसने अपनी राजनीतिक शक्ति को भी बढ़ाया। शीत युद्ध के बाद चीन ने अपनी राजनीतिक प्रणाली को सुधारा और इसे एक समृद्ध और सामरिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। चीन आज अपनी सियासी और आर्थिक नीतियों में विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यानी चीन जो है आज अपनी सामरिक स्थिति को बढ़ाता है और आर्थिक नीतियों में वृद्धि करता है और आज चीन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है सभी के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में और सभी के नेतृत्व में हम चीन की एक महत्वपूर्ण भूमिका देख सकते हैं। आई होप आपको अभी तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम चीन के बारे में कुछ और देख लेते हैं।
चीन का विकास विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देता है, जिससे जैसे वाणिज्यिक, सामरिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। इसके व्यापारिक संबंधों की मजबूती ने इसे एक अग्रणी आर्थिक शक्ति बनाया है। यानी हम कह सकते हैं चीन का जो विकास है वो सिर्फ सैन्य या फिर आर्थिक नहीं, बल्कि वाणिज्यिक, सामरिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है। और इन्हीं सभी क्षेत्रों ने चीन को एक मजबूत अर्थव्यवस्था में बदलने और मजबूत अर्थव्यवस्था देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसकी सामरिक और राजनीतिक शक्ति ने इसे एक महत्वपूर्ण राष्ट्र में बदल दिया है। आज चीन दुनिया की सबसे अधिक आकर्षक और महत्वपूर्ण राष्ट्र में से एक है। यह दुनिया की नज़र में उत्कृष्टता का प्रतीक है। यानी आज हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला देश है चीन, क्योंकि इसके पास सबसे बड़ी सैन्य और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चीन में। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पूरे विश्व के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे आप चीन के बारे में लिख सकते हैं, चीन की शक्ति का विकास विभिन्न कारणों के कारण हुआ, जैसे कि व्यापारिक और आर्थिक नीति में सुधार, सामरिक और राजनीतिक नीति में सुधार और संवैधानिक और सांस्कृतिक बदलाव। यानी चीन की जो शक्ति में बढ़ोतरी हुई है उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि उसने व्यापारिक और आर्थिक नीतियों में सुधार किया, सामरिक और राजनीतिक नीतियों में सुधार किया और संवैधानिक और सांस्कृतिक बदलाव किए। इससे चीन एक सशक्त और प्रभावशाली राष्ट्र बन गया, जो दुनिया के अन्य राष्ट्रों के साथ साझा नीतियों के निर्माण में भाग लेने के लिए तैयार है। यानी इन सभी ने जो चीन है उसको बढ़ाने और दुनिया के सामने एक अन्य उभरती हुई शक्ति और नीति निर्माण के रूप में सामने ला दिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक उदय। अब हम इसके आर्थिक उदय को देख लेते हैं। चीन का आर्थिक उदय 20वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ, जब डेंग ज़ाओपिंग ने 1978 में आर्थिक सुधार की शुरुआत की। यानी 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जब डेंग ज़ाओपिंग ने 1978 में आर्थिक सुधार की शुरुआत की, तब आर्थिक उदय हुआ। इन सुधारों ने बाजार अर्थव्यवस्था के तीव्र तत्वों को अपनाया, विदेशी निवेश को आकर्षित किया और विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की। यानी ये जो तत्व थे, जो सुधार अपनाए गए थे, उन्होंने विदेशी निवेश को आकर्षित किया और जो आर्थिक तत्व होते हैं उनको अपनाया, ताकि इनकी अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सके। इसके परिणाम स्वरूप चीन दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया, जिसने दशकों तक दोहरे अंकों की वृद्धि दर का अनुमान लगाया। यानी इन सभी के परिणाम स्वरूप जो चीन था उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से समृद्ध होने वाली अर्थव्यवस्था बन गई। अब हम देखेंगे चीन की आर्थिक सफलता के कई कारण। यानी चीन की जो आर्थिक सफलता थी उसके क्या क्या कारण थे, अब हम उन कारणों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पहला आप लिख सकते हैं सस्ती और कुशल श्रमिक। चीन में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में से एक है जिसके पास एक विशाल श्रमिक पूल है। यानी चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, जिसकी वजह से वहाँ सस्ता श्रम मिलता है और उन्होंने कहीं ना कहीं चीन की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट हम देख सकते हैं विदेशी निवेश। चीन ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अनुकूल नीतियां लागू की, जिससे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और पूंजी प्रवाह हुआ। यानी चीन ने जो विदेशी निवेश होता है उसको बढ़ाने का प्रयास किया। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वैश्वीकरण। चीन ने वैश्वीकरण का लाभ उठाया, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत होकर और निर्यात पर ध्यान केंद्रित किया। यानी चीन ने वैश्वीकरण को अपनाया और उसका अच्छे तरीके से लाभ उठाया, ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सके और आगे बढ़ सके। अब आप आगे इसमें लिख सकते हैं सरकारी समर्थन। चीनी सरकार ने आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी, बुनियादी ढांचे में निवेश किया और उद्योगों को प्रोत्साहन किया। यानी चीन की जो सरकार थी उसने आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आर्थिक वृद्धि करने और जो बुनियादी ढांचा था उसमें सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन दिया कि हाँ तुम ये करो, हम लोग पैसे लगाएंगे। इस तरह से चीन की सरकार ने भी चीन की अर्थव्यवस्था को सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है चीन के आर्थिक उदय का प्रभाव। यानी चीन में जो आर्थिक उदय हो रहा था उसका क्या प्रभाव पड़ा, अब हम उसको देखेंगे। चीन का आर्थिक उदय देश के लिए परिवर्तनकारी रहा। यानी चीन में जो आर्थिक उदय हुआ उसने देश के परिवर्तन को
देखा या ये कहें देश में परिवर्तन करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने गरीबी को कम करने, जीवन स्तर को बढ़ाने और चीन को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने में मदद की। यानी चीन की अर्थव्यवस्था ने जीवन स्तर को बढ़ाने, गरीबी को कम करने और चीन की जो वैश्विक आर्थिक शक्ति है उसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम देखेंगे चीन अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वैश्विक व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी है। यानी चीन जो है अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यानी दूसरे नंबर पर चीन की अर्थव्यवस्था आती है जो कि पूरे विश्व को कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करती है। अब हम उदाहरण के रूप में इसको देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। 1978 में चीन के प्रति व्यक्ति आय 150 थी, 2023 में यह 13,174 है। अब देखिए आप ही कितना बड़ा डिफरेंस हम देख सकते हैं प्रति व्यक्ति आय में ही। 1978 में चीन में 800 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में रहते थे। 2012 में यह संख्या घटकर 8.8 मिलियन हो गई। यानी पहले 800 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, लेकिन 2012 के आंकड़ों के हिसाब से सिर्फ 8.8 मिलियन लोग ही गरीबी रेखा या ये कहें गरीब हैं। अब वहाँ चीन अब दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक और स्मार्टफोन बाजार है। यानी हम ये कह सकते हैं चीन दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब वो दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक और स्मार्टफोन बन चुका है, स्मार्टफोन का बाजार बन चुका है। अब हम देखेंगे सैन्य शक्ति। चीन ने अपनी सैन्य शक्ति में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। अब हम कह सकते हैं कि चीन की जो सैन्य शक्ति है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सक्रिय सेना रखता है, जिसमें 2 मिलियन से अधिक सैनिक हैं। चीन परमाणु हथियारों से लैस है और पारंपरिक और गैर पारंपरिक क्षमताओं में निवेश कर रहा है। यानी चीन के पास 2 मिलियन से भी अधिक ज़्यादा सैनिक हैं और चीन के पास परमाणु हथियार भी हैं। चीन ने अपनी नौसेना, वायुसेना और मिसाइल बलों को भी मजबूत किया है। यानी चीन जो है अपनी सैन्य शक्ति पर भी बल देता है, जिसमें वो नौसेना, वायुसेना और जो मिसाइल बमों वाली सेना होती है उस पर भी मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। चीन की बढ़ती ही सैन्य शक्ति का प्रभाव। अब हम देखेंगे चीन की जो बढ़ती हुई सैन्य शक्ति है उसका क्या प्रभाव है। चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए निहितार्थ रखती है। यह चीन को अपने हितों को बढ़ावा देने और विवादों को हल करने के लिए सैन्य शक्ति का उपयोग करने अधिक क्षमता देती है। यानी चीन जो है अब अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और विवादों को हल करने और सैन्य शक्ति को उभारने के लिए अब चीन अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। अगर कोई विवाद हो, उसको सुलझाना हो तो चीन अपनी सैन्य शक्ति का भी प्रयोग करता है वहाँ। एंड यहाँ हमारा ये क्वेश्चन पूरा फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा शीत युद्ध के बाद शक्तियों के उभरते केंद्र के रूप में रूस का वर्णन करें। यानी शीत युद्ध के बाद जो रूस उभरा था शक्ति के केंद्र के रूप में, रूस किस तरह से मजबूत हुआ शीत युद्ध के बाद में, उस बात पर हमें चर्चा करनी है। रूस जिसे पूर्व में सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। यानी शीत युद्ध से पहले या शीत युद्ध के टाइम पे रूस को ही सोवियत संघ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था कि जो सोवियत संघ है उसका उत्तराधिकारी रूस ही बना था, तो रूस को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। एक विशालकाय देश है जो पूरे दुनिया में अपनी महत्ता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। इसका भौगोलिक क्षेत्र विशाल है और यह एशिया और यूरोप के बीच स्थित है। रूस का इतिहास अत्यंत गहरा और समृद्ध है, जिसमें उसका योगदान विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रहा है। यानी रूस जो है वो भौगोलिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विस्तृत है और जो रूस की जो स्थिति है वो एशिया और यूरोप के बीच में है और इतिहास में भी रूस की जो बहुत बड़ी योगदान देखा जा सकता है और वो एक समृद्ध देश के रूप में देखा जा सकता है। चलिए फिर आगे देखते हैं रूस के बारे में और क्या देख सकते हैं। शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ के विघटन के साथ ही रूस एक अलग राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। यानी शीत युद्ध के विघटन के बाद ही सोवियत संघ में से निकला था रूस शीत युद्ध के बाद ही अस्तित्व में आया था। इस समय के बाद रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु कई प्रयास किए गए, लेकिन इसमें सफलता प्राप्त करना मुश्किल रहा। रूसी समाज में असमानता, भ्रष्टाचार और अर्थव्यवस्था की कमजोरी
की समस्या थी जो देश को विकास की मार्ग में अड़चनें बनती रही। यानी हम कह सकते हैं जो चीन है वो अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास तो कर रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं असफल रह रहे थे, क्योंकि रूस में असमानताएं, भ्रष्टाचार और आर्थिक कमजोरियां थी, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही थी वो कहीं ना कहीं असफल हो रहे थे। इसके बावजूद रूस ने अपनी सामरिक और राजनीतिक शक्ति को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहा, लेकिन हम कह सकते हैं इसके बावजूद भी जो रूस है वो अपनी सामरिक और राजनीतिक शक्ति को बनाने के लिए हमेशा तैयार रहा। रूस की सेना विश्व की एक प्रमुख सेना में से एक है और इसके पास परमाणु हथियार भी है। यह रूस को एक प्रमुख रक्षक शक्ति बनाता है। यानी रूस की जो सेना है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और इसके पास परमाणु हथियार भी है, जिसकी वजह से ये पूरे विश्व में रूस को एक प्रथम स्थान देती है और रूस की जो शक्ति है उसको बढ़ाने का प्रयास करती हुई दिखाई देती है। अब हम आगे रूस के बारे में लिख सकते हैं। रूस की राजनीतिक शक्ति भी महत्वपूर्ण है। यह एक विशाल देश है जो अन्य आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में अपने प्रभाव को बनाए रखता है। रूस ने अपने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तर की उपस्थिति बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य होना। यानी रूस जो है वो राजनीतिक तौर पे भी बहुत महत्वपूर्ण है और रूस अपनी हमेशा स्थिति को सुधारने पर बल देता है। और जैसे कि हम उदाहरण के रूप में लिख भी सकते हैं, रूस ने अपनी राजनीतिक स्थिति को सुधारे और बरकरार रखने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका एक स्थायी सदस्य के रूप में भी भूमिका निभाता हुआ हमें दिखाई देता है। रूस का विकास विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देता है, जैसे वाणिज्यिक, सामरिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। यानी रूस का जो विकास है हम वाणिज्यिक, सामरिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप में देख सकते हैं। इसके व्यापारिक संबंधों मजबूती ने इसे एक अग्रणीय आर्थिक शक्ति बनाया है और इसके सामरिक और राजनीतिक शक्ति ने इसे एक महत्वपूर्ण राष्ट्र में बदल दिया। यानी हम ये कह सकते हैं जो रूस है उसने व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया है और आर्थिक शक्ति को बनाए रखने में और सामरिक और राजनीतिक शक्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका और उसको बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ हमें रूस दिखाई देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लिख सकते हैं रूस का विकास इसके प्राकृतिक संसाधन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के क्षेत्र में हुआ। रूस में विश्वसनीय धरोहर स्थलों की बड़ी संख्या है जो पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी रूस का जो विकास है वो प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक विकास का जो क्षेत्र है या ये कहें सामाजिक विकास की जो वजह है वो रूस की प्राकृतिक संसाधन है और वहाँ पर जो रूस की जो धरोहर स्थल हैं वो बहुत बड़ी संख्या में है, जिसकी वजह से जो पर्यटक यानी घूमने वाले लोग हैं वो वहाँ विजिट करते रहते हैं, जाते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो पर्यटकों की संख्या है यानी घूमने वाले लोगों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। इसके अलावा रूस के अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी महत्वपूर्ण है। रूस ने अपने बड़े और उच्च स्तरीय संबंधों के माध्यम से अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाई है जो इसे एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाते हैं। यानी हम कह सकते हैं रूस के सिर्फ सांस्कृतिक या आर्थिक कारक ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रूस को एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में या फिर ये कहें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक मौका प्रदान करते हैं। जैसे कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देख सकते हैं जो रूस है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थायी सदस्य है जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी कानून या कोई भी नियम बनाने में। अब आगे लिख सकते हैं संपूर्ण रूप से इतिहास, राजनीति और सामाजिक अनुभव और आर्थिक विकास की कहानी है जो एक अद्वितीय और प्रभावशाली देश के रूप में रूपांतरित हो चुका है। रूस की महत्वता और उसका अभिव्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में दुनिया भर में महसूस की जाती है और यह दुनिया की एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। यानी हम कह सकते हैं इसके कंक्लूजन में कि रूस जो है वो राजनीतिक, सामाजिक अनुभव और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ दिखाई देता है। उसने बहुत ज़्यादा रणनीतियाँ अपनाई अपना विकास करने के लिए और उसमें प्राकृतिक संसाधनों ने भी उसके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वहाँ का जो पर्यटक स्थल है उसमें भी उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दुनिया भर में ये महसूस कराया कि रूस जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ दिखाई देता है पूरे विश्व के स्तर पर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीत युद्ध के बाद शक्ति के केंद्र के रूप में उभरते हुए जापान का वर्णन। यानी शीत युद्ध के बाद जो जापान था उसका किस तरह से वर्णन किया जा सकता है, किस तरह से जापान उभरा शीत युद्ध के बाद में। अब हमें इस बात पर चर्चा करनी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान को वैश्विक मानव समुदायों में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में उभारा गया है। इसके पश्चात जापान ने एक महत्वपूर्ण आर्थिक और तकनीकी शक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया है। जैसे कि आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो जापान था उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति या वैसे भी स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक, बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद जापान ने अपनी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को सुधारने और अपनी तकनीकी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया, उसमें पुनर्स्थापित करने की कोशिश की कि हाँ, हम इस चीज़ को दोबारा स्थापित करेंगे, दोबारा अपना विकास करेंगे। जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार पर बनाया है और अपने विशेषता क्षेत्रों में उच्च स्तर की उत्पादकता का प्रदर्शन किया है। यानी जापान जो है उसने अपनी अर्थव्यवस्था को एक मजबूत स्तर पर बनाया है, मजबूत आधार पर बनाया है और अपनी जो उत्पादकता होते हैं उसका प्रदर्शन किया है। इसका परिणाम है कि जापान विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। इसके अतिरिक्त जापान को आर्थिक मामलों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और यह एक विश्वासी और स्थायी आर्थिक साक्षात्मकता का सबूत है। यानी जापान जो है अब वो विश्व की अर्थव्यवस्था में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी हम कह सकते हैं जापान तीसरी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला देश है अर्थव्यवस्था के रूप में। और जापान अपने खुलेपन और अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने और बढ़ावा देने का एक सबूत पूरी दुनिया को दे चुका है कि हाँ, हर देश अपना विकास कर सकता है, चाहे उसके ऊपर कितने भी प्रतिबंध लगे हों, चाहे उसकी कंडीशन कितनी भी बेकार क्यों ना हो। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की कंडीशन जो थी वो सच में बहुत ज़्यादा बेकार थी। अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे जापानी समाज की स्थिरता और सामाजिक अनुकूलता भी उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। जापान ने अपने लोगों के लिए सुरक्षित और स्थिर जीवन का माध्यम बनाने में सफलता प्राप्त की है, जो उसे एक मॉडल राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है। यानी जापान ने अपने समाज को सुधारने में और समाज को अनुकूल और एक अच्छा सुरक्षा वाला और स्थिर जीवन जीने का माध्यम दिया है और इसी वजह से जापान को एक मॉडल राष्ट्र के रूप में भी स्थापित किया गया है कि हाँ, वो एक मॉडल राष्ट्र है जिसने अपनी जनता के लिए बहुत कुछ दिया है। अपनी जनता, अपने देश के लोगों को एक स्थायी जीवन जीने का मौका दिया है। राजनीतिक दृष्टि से जापान ने अपनी आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया है। यह एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है जिसने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन है। यानी हम कह सकते हैं जापान ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को भी मजबूत किया और जापान एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें उसने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में एक संतुलन बनाकर रखा है ताकि विकास अच्छे से किया जा सके, संतुलन बनाया जा सके। जापान के नेताओं और राजनीतिक प्रणाली विश्वसनीयता और सामर्थ्य का प्रतीक है जो उसे एक भरोसेमंद और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है। यानी हम ये कह सकते हैं जापान के नेता और राजनीतिक जो प्रणालियां हैं वो एक समर्थन प्रदान करती हैं। ऐसा नहीं है अपने ही देश को लूटे, नहीं, वो अपने देश का समर्थन करती हैं और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आप इसमें क्या लिख सकते हैं। जापान की सेना और रक्षा संबंधित योजनाएं भी उसे विशेषज्ञता क्षेत्रों में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करती हैं। यह देश अपनी रक्षा और सुरक्षा को गंभीरता से लेता है। यानी जो जापान है वो अपनी सेना को सक्षम बनाने में योगदान देता है और अपनी रक्षा और सुरक्षा को गंभीरता से लेता है। ऐसे ही नहीं है कि हाँ चलो कोई आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई हमला कर रहा है, चलो हमने उसका जवाब नहीं दिया। अगर जापान पे कोई हमला करेगा तो वो उसका जवाब ज़रूर देता है क्योंकि वो अपनी सुरक्षा को गंभीरता से लेता है और अपने समुद्री, सड़कीय और हवाई शक्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए संशोधित और विकसित उपकरणों का उपयोग करता है। यानी अपनी जो सेना है, चाहे वो समुद्री हो, सड़की हो, हवाई हो, कोई भी क्यों ना हो, उसको अच्छा बनाने में लगातार मेहनत करता रहता है, लगातार कोशिश करता है कि किस तरह से अपनी सेना को अच्छा बनाया जा सके, उसे एक अच्छे उपकरण दिए जा सके। जापान की विशेषज्ञता और उत्कृष्टता ने उसे एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है जिसने अपनी
अनुभवहीन और प्रभावी रणनीतिक नीतियों के माध्यम से अपनी उपस्थिति को विकसित किया है। इसके परिणाम स्वरूप जापान एक गंभीर और महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में आज उभरा है, जो वैश्विक समुदाय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यानी हम कह सकते हैं जो जापान है वो आज एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा है और उसने अपनी प्रभाविक रणनीतिक नीतियों को उजागर करने और नीतियों का विकास करने में और जापान को गंभीर रूप से एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाने में और विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में योगदान दिया है। और जो जापान है वो अपने आप को विकसित करने और आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ आपकी जो यूनिट है इसके सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब चैनल एंड ब्लॉगर के साथ जुड़ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। ये आपको फ्री में प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। जो भी मैंने आपको अभी क्वेश्चन विद आंसर्स करवाए हैं वो आप इस ऐप पर नोट्स के रूप में देख सकते हैं। यानी जैसे ही आप हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे यहाँ आपको ये सारे ही नोट्स मिल जाएंगे, जहाँ आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। एंड अपना रिजल्ट, अपना एडमिट कार्ड और अपनी डेट शीट भी इस ऐप के माध्यम से आप देख सकते हैं। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ऐप पर मिल जाएगी ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे और आप अपनी स्टडी पर ध्यान दे पाएँ। इसीलिए ये ऐप बनाया गया है ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। आई होप आप जल्दी से प्ले स्टोर पर जाएंगे और हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को डाउनलोड कर लेंगे। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना और मेरी वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। ओके, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना ताकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर पाएँ और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।